नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसके अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि दक्षिण भारत की नदियाँ हिमालय नदियों से क्यों अलग हैं, आखिरकार क्या कारण है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वे अपना रास्ता बदलने में माहिर हैं, और इस बात का भी क्या कारण है कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वे अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। तो इन सब बातों को इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि भारत के अपवाह तंत्र को या भारत की नदियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हिमालय से बहने वाली नदियाँ और दूसरी दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय अपवाह तंत्र और हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिमालय से बहने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिमालय से बहने वाली नदियाँ हैं वे दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा अधिक नहीं है, यानी कि ये नवीन है, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये हिमालय नदियों से पुरानी हैं, और भारत की सबसे पुरानी नदियां जो हैं वे दक्षिण भारत की नदियों को ही माना जाता है। और जो हिमालय नदियां हैं इनका आकार में ये बड़ी होती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये आकार में हिमालय नदियों की अपेक्षा छोटी या इनका आकार क्या होता है, कम होता है। जबकि हिमालय की जो नदियां हैं वे अपना रास्ता बदलने में माहिर हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कोसी नदी, जिसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है या बिहार का शोक भी कहा जाता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये अपना रास्ता नहीं बदलती। ये अपना रास्ता क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वे नदियां कभी अपना रास्ता नहीं बदलती जो पठारों से निकलती हैं। जबकि जो हिमालय की नदियां हैं वे अपना रास्ता इसलिए बदल लेती हैं क्योंकि ये पहाड़ों से निकलती हैं, क्योंकि ये हिमालय का जो विशाल पर्वत है उससे निकलती हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और जो हिमालय की नदियां हैं उनमें क्या अंतर है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं मेनली दोस्तों ये छह हैं। एक तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। और इनके अलावा भी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। मगर दक्षिण भारत की नदियों के लिए ये ट्रिक भी मैंने आपको लिख दी है। कृष्णा का गोद महान है। कृष्णा का मतलब कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और महान का मतलब है महान नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये इस ट्रिक में नहीं आती हैं, तो इन ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियों को। तो दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। यानी कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हैं। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जबकि ये वाली जो नदियाँ हैं ये हम ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जैसे इसमें कावेरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पल्लार नदी और कावेरी नदी और बेगई नदी ये दक्षिण भारत की वे नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वे लूनी नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, मांडवी नदी, पेरियार नदी जो है यो केरल में है। तो ये सब हम जानेंगे। और अगर हम दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों की बात करें तो ये मैंने लिख दिया है इनका क्रम भी। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, उसके बाद में दूसरी नंबर जो है वो है कृष्णा का, तीसरा है नर्मदा का, चौथा है महानदी का और पांचवा है ताप्ती नदी का। तो ये भी आप क्रम याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का एक क्रम है। अगर दोस्तों मैं आपको ट्रिक से भी अभी बताना चाहूँगा, वैसे तो दोस्तों जितनी भी ये नदियाँ हैं दक्षिण भारत की नदियाँ
अरब सागर में गिरने वाली हूँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हों या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ये जितनी भी हैं इन्हें वन बाय वन करके सभी नदियों को मैप के माध्यम से और एनिमेशन के माध्यम से डिटेल में हम अभी कवर करेंगे। मगर आपके लिए अभी के लिए मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं और अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। अगर आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, बै का मतलब है इसमें बैतरणी नदी या ब्रह्माणी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो बै का मतलब इसमें तीन है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्माणी नदी और बैतरणी नदी। और मैं का मतलब है इसमें महानदी और कै का मतलब है इसमें कावेरी नदी, गोद का मतलब है गोदावरी नदी और गंगा का मतलब है गंगा नदी। ये सब क्या गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, सीमा नताशा अरब की हैं। सै का मतलब है सिंधु नदी, सिंधु नदी के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो कहाँ से निकलती है, जो तिब्बत से बहती है, तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। मैं का मतलब है माही नदी, यहाँ आप देख सकते हैं माही नदी अलग है और महानदी अलग है। और नै का मतलब है इसमें नर्मदा नदी और तय का मतलब है ताप्ती नदी और सा का मतलब है साबरमती नदी। अरब का मतलब है कि ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हिमालय की नदियों में और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है और आखिरकार हिमालय की नदियाँ जो हैं वे अपना रास्ता क्यों बदलती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वे अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं या रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी हैं और अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको ये बात पता चल गई होगी। अब जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी है, तो पहले हम जानेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहली जो नदी है वो है गोदावरी नदी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गोदावरी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी जो है इसकी जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर है, जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और ये जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर गंगा, यानी कि गंगा नदी के बाद में यो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जबकि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की वो सबसे लंबी नदी है और इसे इसलिए दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद में। और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है तो उसका 10% यानी कि 10% ज्योग्राफिकल एरिया जो है यो कवर करती है गंगा नदी के बाद में कौन सी नदी, गोदावरी नदी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब अगर हम गोदावरी नदी के बारे में और जानें, इसके ओरिजिन के बारे में जानें, तो जैसे कि मैंने बताया कि यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है पूरे भारत की। तो ये कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पड़ता है नासिक में और नासिक जो है ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से होते हुए दोस्तों ये डेक्कन प्लेटो यानी कि दक्षिण के पठार या मध्य प्रदेश में बहती हुई उसके बाद में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों से ही बहती है। और ये कौन कौन से राज्यों में बहती है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके ओरिजिन में। तो अभी के लिए आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो नदी है ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र से बहती हुई यो डेक्कन प्लेटो और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों को कवर करते हुए यो कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब अगर गोदावरी नदी के बारे में और हम पढ़ें तो गोदावरी नदी की मैंने कहा आपको बताया कि गोदावरी नदी लंबाई के हिसाब से यानी कि लेंथ के हिसाब से और कैचमेंट एरिया के हिसाब से और वाटर डिस्चार्ज के हिसाब से ये सबसे लंबी नदी है, यानी कि ये दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है यो है 3 लाख यानी कि 3,12,800 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ किसकी, गोदावरी नदी की। और ये सबसे ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज करती है और ये कैचमेंट एरिया के हिसाब से भी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर हम भारत के जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम देखें तो इसका जो उद्गम है ये त्र्यंबकेश्वर से होता है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से बहती हुई ये दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश से बहने के बाद में ये यहाँ पे छत्तीसगढ़
बाद में जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है उस पर मिल जाती है, और बाद में आंध्र प्रदेश से बहती हुई यो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। तो यो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम जानेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उन्हें भी दोस्तों हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि गोदावरी की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली जो है वो है दाएं तट पर बहने वाली नदियां, और दूसरी जो है वो है दाएं तट पर बहने वाली नदियां। यो यहाँ पे है बाएं तट पर बहने वाली नदियां, यानी कि बाएं तट पर बहने वाली नदियां, और ये हैं दाएं तट पर बहने वाली नदियाँ। तो बाएं तट पर बहने वाली नदियों की अगर हम बात करेंगे तो बाएं तट पर बहने वाली नदियाँ जो हैं दोस्तों, ये इसमें पूर्णना, प्राणहिता, इंद्रावती। जो इंद्रावती नदी है ये दो नदियों के संगम से मिलती है, वर्धा नदी और वैनगंगा के नदी के। जब वैनगंगा और वर्धा नदी डेल्टा बनाने के बाद में संयुक्त रूप से मिल जाती हैं, डेल्टा बनाने से पहले, तो वहाँ पर बनती है इंद्रावती नदी, और उसके बाद में है साबरी नदी। और दाएं तट पर अगर हम बात करेंगे तो दाएं तट पर परवार नदी, मंजीरा नदी और मनेर नदी, ये तीन नदियां प्रमुख हैं। अब हम इन्हें वन बाई वन करके देखते हैं कि बाएं तट पर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। बायां तट दोस्तों, इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है यो इसका बायां तट होगा, और जो इसका साउथ वाला पार्ट है यो इसका दायां तट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो नदियां है ये पश्चिम से पूर्व बहती है। तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी तो इसका बायां तट नॉर्थ में होगा और इसका दायां तट साउथ में होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैंने जैसे कि बताया, अब हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि बाएं तट पर बहने वाली नदियां। तो सबसे पहली नदियां हैं बाएं तट पर पूर्णा नदी, जो गोदावरी नदी से मिल जाती है। और बाएं तट पर जो बहने वाली नदियां हैं ये लगभग 60% एरिया घेरती हैं, यानी कि ये 60% एरिया घेरती हैं। कौन सी? यानी कि जो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 60% जो क्षेत्रफल है वो नॉर्थ वाली नदियाँ या बाएं तट पर बहने वाली नदियाँ घेरती हैं। अगर एग्जैक्ट आप कहेंगे तो 59.7। और उसके बाद में प्राणहिता नदी, जो इसकी सबसे लंबी नदी भी है, और यह है इंद्रावती नदी, और यह है इसकी साबरी नदी। तो ये आप देख सकते हैं, ये चार इसकी सहायक नदियां हैं, प्राणला नदी, पूर्णा नदी और प्राणहिता नदी, इंद्रावती और साबरी नदी। अब हम देखेंगे दाएं तट पर बहने वाली नदियाँ। तो दाएं तट पर बहने वाली नदियाँ एक तो परवारा नदी है, एक मंजीरा नदी है और एक मानेर नदी है। और ये टोटल क्षेत्रफल का 16.1 यानी कि लगभग 16% एरिया टोटल कंट्रीब्यूट करती हैं वाटर में, यानी कि वाटर टोटल 16% ये करती हैं। और ये कितना कर रही थी? ये टोटल एरिया का 60% घेर रही थी, और ये टोटल जो वाटर है उसका 16% कवर करती हैं। कौन सी? दाएं तट पर बहने वाली नदियाँ। अब हम जानेंगे गोदावरी नदी की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो गोदावरी नदी की सबसे लंबी नदी है प्राणहिता नदी, और प्राणहिता नदी जो 60% क्षेत्रफल, कौन सी? जो बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं वे 60% क्षेत्रफल घेर रही थी। तो उनमें से 34% क्षेत्रफल जो है, 34% एरिया तो प्राणहिता नदी, जो गोदावरी नदी की सबसे लंबी नदी है, यो ही कवर करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि गोदावरी नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्राणहिता है। अब हम जानेंगे कि जो प्राणहिता नदी है उसकी भी सहायक नदियां हैं दोस्तों, यानी कि ये मैंने आपको अभी मैप में नहीं बताया, मगर जो कुछ सहायक नदी हैं जो आप कह सकते हैं गोदावरी की सहायक नदी है। मगर गोदावरी की सहायक नदी क्या है? प्राणहिता नदी है, जो इसकी सबसे लंबी नदी है। तो उसकी भी दोस्तों 3 सहायक नदियां हैं। एक तो पैनगंगा, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये पैनगंगा है, और ये दूसरी है वर्धा, और तीसरी है वैनगंगा। तो वर्धा, वैनगंगा और पैनगंगा। और ये जो नदियां हैं ये यानी कि जो विंध्याचल रीजन है, यानी कि जो विदर्भा रीजन है, यानी कि जो विदर्भा रीजन है और इधर सतपुड़ा का जो रीजन है उसमें बहती हैं ये। नेक्स्ट, अगर गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हम बसे हुए शहर देखें तो जैसे कि नासिक है, और ये शहर दोस्तों मैं बता रहा हूँ जो गोदावरी नदी के बेसिन में स्थित है, और ये टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इंडस्ट्री भी अच्छे से खड़ी हो गई हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो नांदेड़ है, नासिक है, और नरसापुर है, निजामाबाद है और रामागुंडम है, और यो है भद्राचलम है, और राजमुद्री है। राजमुद्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं मंचेरियल है, और ये चंद्रापुर है, वर्धा है, नागपुर है, बालघाट है,
और सिनोई है। तो ये सब गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर बसे हुए शहर हैं, या आप कह सकते हैं गोदावरी नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। अब हम देखेंगे PYQ, जो गोदावरी नदी से संबंधित क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है गोदावरी नदी का, तो वो है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो यो है गोदावरी नदी। दूसरा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन जो है गोदावरी नदी का है, गंगा नदी के बाद में। तीसरा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये भी गोदावरी है। कई तरीके से इधर उधर से बन के क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरीके से, मैंने सब तरह से लिख दिया है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये भी गोदावरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां बंसधारा है, गलत, बंसधारा नहीं है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, और प्राणहिता की तो वैनगंगा और वर्धा सहायक नदी भी है, पेन्नार भी नहीं है। तो दो है, केवल 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो यो महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में जो इसका एक डिस्ट्रिक्ट है नासिक, और नासिक में है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, वहां से होता है। नेक्स्ट है गोदावरी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? तो मध्य प्रदेश में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती है, मगर दोस्तों ये गुजरात में नहीं बहती। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में बहती है, जबकि महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन होता तो सही था, मगर ये गुजरात में नहीं बहती है, क्योंकि नहीं बहती है लिख रहा ना। नेक्स्ट है गोदावरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंगा के नाम से किस नाम नदी को जाना जाता है? तो ये भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।